नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे फिर से एक बार कोरोना वायरस की दस्तक तेज हो गई है। दरअसल चीन से आया वायरस दोबारा चीन से फिर पूरी दुनिया में सर्कुलेट होने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत में 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोल दी गई हैं। करीब 65 देश ऐसे हैं जहां से हवाई यात्री भारत आएंगे। और उसके पहले आपको बता दें कि चीन के 10 ऐसे शहर हैं, हांगकांग सहित, जहां लॉकडाउन चल रहा है बहुत सख्ती के साथ। और वहां पहली बार जो मृतक संख्या इतनी बढ़ गई है लोगों की कि उनको दफनाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक सीन है, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये चर्चा करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सतर्क हो जाइए। फिर से वायरस वाया चीन दुनिया में पैर पसार रहा है। ये इंग्लैंड में भी आ गया है, इजराइल में भी आ चुका है, जर्मनी में भी है। और ये आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भारत में भी इसके केस मिलना शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए हमको पहले से तैयार हो जाना है, सजग हो जाना है और मास्क लगाने के साथ साथ दूरी भी मेंटेन करना है और हाथ भी आपको लगातार धोने हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय है नहीं इस वायरस से बचने का। अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है। हमारे डॉक्टर भी आपको बताएंगे। भुवनेश गर्ग हमेशा की तरह इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। देहाती परिवेश से जुड़े रमेश सिंह भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे। और उस स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे साथी कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें कि ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने खलबली मचा दी है। असल में ये पहले डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स वेरिएंट आया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर 6 महीने में ये वेरिएंट रूप बदलता है। ये कब खतरनाक होगा कब नहीं होगा इसका अंदाज़ा नहीं है। जो पिछली बार आया था वो कम खतरनाक था, भारतीयों ने उससे टक्कर ले ली थी। इसलिए हमारा कहना ये कि आप इसको हल्के में ना लें। अलग बात है कि वो हल्का होकर निकल जाए, लेकिन आप इसको गंभीरता से लें, क्योंकि कब ये आपसे बदला लेगा कोई पता नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ कमल राठी जी। कमल जी, दरअसल आपसे शुरुआत में करना चाहता हूं। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे डॉक्टर भुवनेश गर्ग और टेलीफोन पर रहेंगे हमारे साथ रमेश सिंह जी। आपको लगता है कि वैक्सीन का जो मामला है, भारत काफ़ी आगे निकला है और उस वजह से भारत में कोरोना का असर भी कम हुआ है, क्योंकि 150 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं भारत में राठी जी। और 150 करोड़ वैक्सीन लगने का मतलब है कि कई लोग इससे बचाव कर पा रहे हैं, नहीं तो देश में ये महामारी कम से कम तीसरी जो वेब थी वो बढ़ जाती। क्या करना चाहिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते? ये जो वायरस है ये अभी हिंदुस्तान आया नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि दुनिया फिर से खुल गई है। चीन से होता हुआ जर्मनी और इंग्लैंड ये पहुंच चुका है। इजराइल में भी इसके केसेस मिले। आपकी राय फिर मैं पहुंचूंगा डॉक्टर भुवनेश जी के पास। देखिए, ऐसा है कि सभी को पता है कि ये वायरस जो है अब हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा कह लें, अंग कह लें, बन चुका है। और ये आज फिर लौटेगा, और बल्कि लौटना क्या है, वो है यहीं पर कहीं ना कहीं वो वेरिएंट वापस अपने आप को चेंज करेगा और फिर किसी न किसी रूप में यहीं आएगा। तो अब ये जो नया वेरिएंट आया है, इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि इसकी टेस्टिंग की थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये RT-PCR टेस्ट से पकड़ में नहीं आ रहा जितना पढ़ने में आ रहा है, और फैल तेजी से रहा है ओमिक्रॉन की तरह। इसमें दो पक्ष हैं। एक तो आम जनता का पक्ष है, जो हम सबका पक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि मास्क लगाएं, थोड़ा दूरी बनाए रखें, सावधानी बरतें, हाथ धोएं और अच्छा खाना खाएं, तो अपने आप को ज़्यादा बचा के रख पाएंगे। हिंदुस्तान में जो सीरो सर्वे हुए हैं उसमें यह आया कि 90% लोग हिंदुस्तान में अभी तक कोविड से अफेक्टेड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों का अभी तो प्रथम दृष्टया मानना है कि शायद इसका इफेक्ट हिंदुस्तान में कम होगा। IIT की कानपुर की स्टडी है जो कहती है कि जून में वायरस का चालू होगा और अगस्त में जाके ख़त्म होगा। उनकी एक स्टडी है। अब कितनी स्टडी की सत्यता हो पाती है ये कहना बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक साइंटिफिक स्टडी उनने भी निकाली है। वैक्सीनेशन का है तो इसमें अब सरकार का पहलू, चूंकि सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, तो एक सरकार का पहलू ये है कि वैक्सीन का जो तीसरा डोज वो वैकल्पिक रूप से भी बाजार में ला दे अगर, तो मुझे लगता है कि जो 18 से 60 साल के हैं जिनको तीसरा डोज लग सकता है,
वो अपना, अगर सरकार से नहीं है तो बाजार से भी लेके लगा सकते हैं। तो दोनों वैकल्पिक व्यवस्था रखें तो एक सुविधा होगी, क्योंकि जितना भी समझ में आ रहा है कि जो वैक्सीनेटेड होता है उसकी मौत का आंकड़ा कम हो जाता है। तो वैक्सीन को लगे, 2 डोज को लगे काफ़ी समय हो गया, तो तीसरा डोज जैसे 60 से ऊपर वालों के लिए तो चालू हो चुका है, सरकार लगा ही रही है, 18 से नीचे वालों को भी लगा ही रही है। तो 18 से 60 वालों के लिए भी व्यवस्था अगर कर दी जाए। और तीसरा इसके अलावा एक है कि सरकार को भी एक बैकअप प्लान हॉस्पिटल और जो आगे लगता है उसका बैकअप प्लान अभी से तैयार करके रखें। जब IIT कानपुर की स्टडी है तो मान के चलें कि स्टडी में कुछ सत्यता होगी, अगर हम थोड़ा बैकअप बनाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल को ही अपग्रेड करेंगे तो उसका इस बीमारी में नहीं तो किसी और बीमारी में उसका लाभ आम जनता को पहुंचेगा। तो इसका एक अवसर है, अवसर का लाभ लें। और अभी आप देखेंगे कि अगर बहुत सारे लोग धीरे धीरे अगर चाहें तो अपन बचने के लिए जो फ्लाइट से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन करें, आप स्वयं ही क्वारंटाइन हो जाएं। सरकार तो कर ही रही होगी, लेकिन अपन स्वयं भी क्वारंटाइन हो जाएं। अगर सज्जनता और शराफत होती विदेशों से आने वालों में तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। भुवनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार करता हूं। जी, दरअसल बूस्टर डोज की बात भी हो रही है और एक चीज जरूर आपसे समझना चाहेंगे कि पहले ये हुआ था कि जिस कंपनी का आपने पहले डोज लगवाया है, वैक्सीन लगवाया है, उसी कंपनी का अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, उसके खतरे कम होंगे। लेकिन बीच में खबर आई थी, पता नहीं वो उसमें कितनी सच्चाई है, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 2 कंपनियों के अलग अलग आपने वैक्सीन लगाए हैं तो वो ज्यादा असरदार हुए हैं। तीसरे डोज की बात भी हो रही है। बूस्टर डोज तो लग ही रहा है जो 60+ है, जो सीनियर सिटीजन है। लेकिन जो आप रटवाते थे हमेशा कि आप अच्छा खाना खाएं, माने स्वास्थ्य के लिए जो हितकर हो वो खाना खाएं, धूप में बैठें, एक्सरसाइज करें, इतनी एक्सरसाइज करें कि पसीना आए, यही आपको बचाएगा। मास्क लगाएं। मुझे लगता है कि ये चीजें, जैसे स्कूल में कई बार वो 2 के पहाड़े रटवाते थे लोगों को, वैसे ये बच्चों को और आदमियों को सबको रटवा देना चाहिए कि आपको बिना मास्क के घर से बाहर निकलना नहीं है, हाथ धोए बगैर घर में आना नहीं है। ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन डोज के बारे में जो वैक्सीन का मामला है उस पर भी आप बताएं और बचाव की स्थितियां क्या क्या हो सकती है। ये जो नया वेरिएंट आया ये कितना खतरनाक हो सकता है और उसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। गर्ग साहब। राघवेंद्र जी, मास्क, खाना और पसीना, ये 3 चीजें अब किसी भी हेल्दी लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अब हमें लगातार बहुत सारे शारीरिक दुर्गुणों को दूर कर देना चाहिए, मेहनत की तरफ जाना चाहिए और साफ सफाई के साथ, पेड़ पौधे लगाने के साथ आपको मास्क पहनना, अच्छा खाना खाना, जिसको हम पौष्टिक भोजन कहें, ताज़ा भोजन कहें, न्यूट्रिशियस भोजन कहें, और उसके साथ आपको पसीना जरूर बहाना चाहिए। ये आने वाले समय का आपका जीवन का मंत्र होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि वैक्सीन और वैक्सीन के डोजेस, तो देखिए वैक्सीन की अभी बहुत सारी व्याख्याएं होना बची हैं। हमने 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन के 2 डोज लगा दिए। तीसरा डोज बूस्टर लगाने की बात हो रही है, उसके समय के घटने बढ़ने की बात हो रही है। वहीं आलीशान कमरों में बैठे IIT के कुछ प्रोफेसर अपनी थ्योरियां भी मार्केट में दे रहे हैं, बजाय इसके कि ये थ्योरियां हमारे देश के बड़े एम्स अस्पतालों से आती या ICMR के जरिए आती। लेकिन वो सब, ये मेरा मानना है, मैं लगातार, आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ कि ये फार्माक्रान है, मेडिकल और फार्मा माफिया है, जो लगातार इस तरह की प्रायोजित रिपोर्टें बाजार में फैलाता है और ये कोशिश करता है कि उससे हड़कंप मचे, लोग डरें, जांचों की तरफ, दवाइयों की तरफ, अस्पतालों की तरफ दौड़ लगाएं, जैसे हमने कोविड की पहली वेव में देखा, कोविड की दूसरी वेव में देखा। और फिर ये हुआ कि अब बच्चों में वेव आएगी तो बच्चों के लिए हड़कंप मचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी वेव की बात, फिर चौथी वेव की बात। देखिए राघवेंद्र जी, इस कोविड के लगातार म्यूटेशंस आएंगे, वो आ रहे हैं। जहां जहां भी लापरवाही है, जो ठंडे प्रदेश हैं, जिन देशों में धूल नहीं है, जिन देशों में इम्यूनिटी का जो सबसे बड़ा कारण है धूल मिट्टी में पसीना बहाना, जिन देशों में ये नहीं है, वहां बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं और वहां लगातार बदल कर म्यूटेशंस आ रहे हैं और आते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे, लेकिन जितने लग्जरी लाइफ वाले लोग हैं, जितने जैसे फ्लाइट से उतरेंगे, एसी टैक्सी में बैठकर अपने एसी घर में घुस जाएंगे, उन लोगों के लिए संकट बहुत है। वो संकट अपने आसपास वालों के लिए लाएंगे और लगातार लाते रहेंगे। तो यहाँ आवश्यक इस बात की
सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए कि हम लोग ये ध्यान दें कि अपने आप को सुरक्षित रखें। आपके पास अगर 1000 वायरस आते हैं तो आप बीमार पड़ेंगे, अगर आपके पास 5 वायरस आते हैं तो वो आपके लिए वैक्सीन का काम करेंगे। यही वैक्सीन है कि हम 1-2 वायरस को मारकर आपके अंदर उसको इंस्टिल करा देते हैं तो आपके अंदर इम्यूनिटी बन जाती है। तो मास्क आपके लिए कवच का काम करता है, वो आपके अंदर आने वाले कम से कम वायरस की वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी खड़ी करने का बात करता है। और जैसे हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि चूंकि अगर हम रैंडम सीरो टेस्ट लगातार कराते रहे तो हमको बहुत सारा आंकड़ा मिल जाएगा, बहुत सारे वायरसेस के संक्रमण को रोक पाने का, माल न्यूट्रिशन के बच्चों को आगे ठीक रख पाने का, उनको उचित भोजन और उचित दवाइयां दे पाने का। पर दुर्भाग्य है कि वो स्थितियां अभी भी देश में नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और जरूर आपसे पूछूंगा मैं अगले दौर की बातचीत में कि कई बार ये कहते हैं कि वायरस तो आता है विदेशों से, फ्लाइट से आता है, मिडिल क्लास पर वो अटैक करता है और लोअर क्लास उस पर मजे करती है। हमें कई बार राठी जी इस पर एक जुमला कहा करते हैं कि ये वायरस जो बड़े से आता है और राशन कार्ड को लाभ पहुंचाता है। तो ये तो चीज ठीक है, लेकिन एक आपने कहा कि पिछली बार जो वायरस आया था उसने बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया था, और हम ऐसा ना समझे कि इस बार जो आ सकता है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए लापरवाह ना हो। एक पुरानी कहावत है, हमारे साथ रमेश सिंह जुड़े हुए हैं देहात में। रमेश जी स्वागत है आपका। सर नमस्कार। देहात में कहावत चलती कि शेर आया शेर आया। लोग कहते हैं कि कई बार धोखे में वो शेर आ भी जाता है। तो हम लापरवाही ना करें कि पिछली बार कोरोना वायरस आ गया था, थर्ड वेव नहीं आई हिंदुस्तान में, हम बच गए क्योंकि वैक्सीन के डोज लग गए थे, लोग बहुत अवेयर थे, खान पान का ध्यान रखा था लोगों ने, सेहतमंद चीज़ें खाते थे वो। इस बार ऐसा ना हो कि लापरवाही में ये जो नया वायरस है, जो नया वेरिएंट है, ये चीन जैसे देश में जहां से उसका उद्गम है, वायरस चीन से आया था और चीन को बहुत इस बार वो परेशान कर रहा है। पहली बार चीन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में लॉकडाउन है। हांगकांग में लोग इतनी बड़ी संख्या में मर रहे हैं कि वहां उनकी अंतिम क्रिया के लिए भी लोग क्यू में आ रहे हैं, वेटिंग चल रही है। यूके में यानी इंग्लैंड में भी इसके संख्या बढ़ गई है। जर्मनी में 3-3 लाख लोग निकल रहे हैं। तो हमें इसके वायरस से लापरवाह नहीं होना है। गांव की जो कहावत है कि शेर का डर नहीं है, टपके का डर ज्यादा होता है। तो ऐसा ना समझे कि ये टपका है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे निपट लेंगे। आपकी राय गांव देहात की क्या मानसिकता है कोरोना वायरस को लेकर? रमेश जी। राघवेंद्र जी, गांव में तो ये चौथी लहर की कोई ना जानकारी है, ना किसी को फिक्र है। और जो तीसरी लहर अभी आई थी उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि हर घर में हर व्यक्ति को वो कोरोना हुआ था तीसरी लहर का, लेकिन डर नाम की कोई चीज नहीं थी। जुकाम वगैरह, कुछ खांसी वगैरह हुई और थोड़ी बहुत दवाई ले लाके और ठीक हो गए थे। तो अब इस लहर की संभावना की तो ना तो जानकारी है किसी को, न सरकार की तरफ से कोई इस तरह की बातें कही जा रही है। तो आम आदमी बेफिक्र है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये ओमिक्रॉन B2 है, जो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन वगैरह में असर कर रहा है। तो आपको ध्यान हो, पहली जो लहर आई थी जिसका कि भारत में बहुत नाम मात्र का असर था, लेकिन इन्हीं देशों में वो उसका असर हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक खास जलवायु में एक खास वायरस जो है वो विशेष असर करता है। जलवायु हो, वातावरण हो और एक विशेष किस्म की प्रजाति के, जैसे ये बहुत कोमल प्रकृति के लोग होते हैं, तो ये जो ओमिक्रॉन B2 है उन क्षेत्रों में असर कर रहा है। और मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक भारत में ओमिक्रॉन B1 के साथ B2 भी आ चुका है, काफी समय हो चुके हैं और उसका कोई खास असर नहीं हुआ। सरकार की तरफ से भी एक ठंडा माहौल जो है उसकी वजह भी शायद जो विशेषज्ञ है उनकी राय यही रही होगी कि इसका यहाँ कोई असर नहीं होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी आई है, उसके साथ साथ एक बात और है कि जो डेल्टा के टाइम पे जो बहुत भारी तबाही अपने यहाँ हुई थी, तो उससे जो सुपर इम्यूनिटी हुई थी और जो फिर ये जो वैक्सीनेशन से हुई, तो उसका भी कुछ असर हो सकता है। हालांकि मैं कोई चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एक चीज है कि जो बहुत भारी असर जब कोई वायरस करता है तो उससे इम्यूनिटी तो मिलती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न सरकार की जो ठंडापन है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जो विशेषज्ञ है इन मामलों को देखने वाले वो ऐसा मान रहे हैं कि भारत में इसका कोई खास असर नहीं होगा। हालांकि रमेश जी, विशेषज्ञ तो फार्मा से जुड़े हुए हैं और विशेषज्ञों को कुछ पता नहीं। अभी तक जो कुछ कोरोना के बारे में कहा है, सबसे ज्यादा विशेषज्ञों की भत पिटी हुई है,
क्योंकि सबसे ज्यादा अविश्वसनीय विशेषज्ञ साबित हुई, यानी कि यहां तक कि WHO भी इसमें फेल हो गया है। तो हम विशेषज्ञों को तो ये कह सकते हैं कि उनको तो हालत ऐसी है। डॉक्टर साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जैसे एक पुराने जमाने हम किताब पढ़ा करते थे कि गांव के अंदर हाथी आया था और गांव के लाल बुजक्कड़ से पूछा लोगों ने कि भैया ये निशान काहे के हैं, बड़े बड़े निशान दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि कोई हिरन आएगा और पैर में चक्की बांध के कूदा होगा। तो लाल बुजक्कड़ बूझकर और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध कर हिरना कूदो होए। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो लाल बुजक्कड़ की तरह, उनको पता कुछ नहीं है रमेश जी, इसलिए वो अगर ठंडे हैं तो आप मत मानिए कि ये कोरोना वायरस इस बार अटैक नहीं करेगा। हमको ये मानना है कि वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है और अटैक तो करेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। राठी जी, सवाल है कि सरकार अभी बहुत ही इसमें ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इसके बचाव के मामले में। अभी तो पूरा देश खुल रहा है, हवाई सेवाएं शुरू हो गई है, सरकारों ने प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन जो दुनिया की खबर आ रही है जो वो बताती है कि साउथ कोरिया, चीन, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देशों में ये खतरनाक होता जा रहा है और इजराइल में भी इसके जो वायरस है वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर गर्ग साहब हमसे बोले थे कि अब आप मेहनत और पसीने को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, ये आपको हर रोग में फायदा पहुंचाएगा, वायरस से तो बचाएगा कोविड-19 से, बाकी चीज़ों को भी ठीक रखेगा। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात, और चूंकि वो चिकित्सक भी हैं तो वो बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं। अब मैं खुद का एक अनुभव बोलूं कि पिछले पूरे कोविड काल में जब से मास्क लगा रहे हैं तो एक सर्दी खांसी जो हर मौसम में हो जाती है वो ही नहीं हुई। उस कोविड काल में मैंने ये देखा है कि लोगों ने जो तैयारी करी, लोगों ने जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा खान पान किया, सब किया, तो मेरे घर के आसपास 3-4 बड़े नर्सिंग होम्स हैं, तो उसमें कोविड के अलावा वाले मरीज ही नहीं दिखे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, इन चीज़ों से हम सिर्फ कोविड ही नहीं, अन्य कई बीमारियों से भी अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो इनको करने में आपके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप एक हेल्थ इंश्योरेंस समझ लें कि ये चीज़ करके आप अपना हेल्थ को इंश्योर्ड कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य लाभ अच्छा लेंगे, जीवन को ज़्यादा समय जिएंगे और अच्छे से जिएंगे। तो डॉक्टर साहब की पूरी बात को मानना चाहिए। डॉक्टर साहब ने विटामिन डी का भी बोला था, तो मैं पुनः एक बार याद दिला रहा हूँ कि विटामिन डी मेरे ख्याल से आपके एपिसोड्स और आपके टीवी, आपके माध्यम से और बहुत लोगों ने उस विटामिन डी का लाभ लिया, तो उसका भी समय मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बता सकें कि कितने महीने में दूसरा डोज या तीसरा डोज लेना है। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि विटामिन डी का कोई भी सप्लीमेंट नहीं होता सिर्फ धूप के अलावा। आप दूध ले लीजिए, खान पान को बेहतर कर लीजिए और विटामिन डी के जो कैप्सूल गोली होती है वो खाइए जरूर, लेकिन वो आपकी विटामिन डी की जरूरत को जितना नेचुरली आप पूरा कर पाएंगे वो दवा से नहीं कर सकते, लेकिन दवा उसमें मदद कर सकती है। डॉक्टर साहब, WHO फ्लॉप हो गया इस पूरे कोविड के एपिसोड में। सारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन हमेशा गलत निकल गई। पिछली बार कहा था कि बहुत ज़्यादा इसका आक्रमण होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए थे, हज़ारों की संख्या में पलंग रिजर्व कर दिए गए थे, लेकिन अपने यहाँ मच्छर भी नहीं मरा। खुशी की बात है। लेकिन इस बार जो, जैसा रमेश सिंह जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति का भीतर का इम्यून सिस्टम है हिंदुस्तानी का थोड़ा सा ज़्यादा है, इंग्लैंड का, इटली का, जर्मनी का, इनका थोड़ा सा वीक है, इसलिए पहली लहर में भी ये लोग ज़्यादा संख्या में पीड़ित हुए थे और वहाँ कैजुअलिटी भी ज़्यादा हुई थी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, वही बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने मेरी बातों के बहुत सारे समाधान तो खुद ही दे दिए कि धूप और पसीना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और दवाई सप्लीमेंट है, दवाई प्रॉपर उपचार नहीं है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम लगातार बहुत लोगों में विटामिन बी की कमी देख रहे हैं। विटामिन डी की कमी तो है ही, जो लोग मेहनत पसीना नहीं बहा रहे हैं उसमें। और यहाँ मैं रमेश जी की बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि गांव-गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में, लोअर तबके में जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके अंदर इस बीमारी का कोई प्रकोप नहीं देखा गया। क्यों? ये कौन सा अमृत पीकर आए थे? नहीं, ये लोग धूप में लगातार मेहनत कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर किसी तरह के वायरस का कोई असर नहीं हुआ। धूप और पसीना वायरस के लिए मौत है। और ये हम लगातार देखते हैं कि जिस जगह में धूप नहीं पहुंचती वहां पर सीलन खड़ी होकर वहां पर गंदगी, बदबू और हर तरह की बीमारी वहां पर खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत बेसिक सा नियम है, इसीलिए हम लगातार बात कर रहे हैं। और जो अब आगे की बातें हैं उनके लिए मैं रमेश जी की बात को और थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ। आप याद कीजिए, पिछले साल हमने आप ही के चैनल पर भी और लगभग देश भर के सभी अखबारों में मेरे आर्टिकल छपे थे। इसको मैं क्लेरियंस कॉल कहूँ या नक्कार खाने में तूती की आवाज कहूँ, लेकिन मैं इसको विसिल ब्लोअर कहता हूँ कि मैं एक उस विसिल ब्लोअर का काम पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। ना मैं यहाँ लाल बुजक्कड़ हूँ,
लेकिन विषय विशेषज्ञ ना होते हुए भी, चूंकि मैं सेल साइटोलॉजी में बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत इनोवेशन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास वायरस को लेकर पूरी तमाम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी, और मुझे ये मालूम था कि इस वायरस में क्या उपचार होना चाहिए पहले दिन से, और मैं वो लगातार वो सब आर्टिकल्स में लिख रहा था। पर अनफॉर्चुनेट बात रही कि किसी भी नीति नियंता ने, जिनको हम लाल बुझक्कड़ कहें, हमारी बात नहीं सुनी, ना सरकार ने सुनी, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनी, ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुनी। खैर, अब इशू ये है कि वायरस के असर आपके देश में भी होंगे, लेकिन उन पर होंगे जो लेविश लाइफ जी रहे हैं, जिनके अंदर बीमारियां हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, जिनके अंदर किसी तरह से ऐसी कमजोरी है जिससे इनके अंदर विटामिन डी और विटामिन बी की कमी है, उनके ऊपर यह असर करेगा और लगातार करेगा, और हम बहुत तेजी से इनमें मौतों का आंकड़ा देखेंगे। एक बात, मेरी चिंता अब मेरे गांव के गरीब तबके को लेकर है, जो मैं लगातार चेता रहा हूं कि घर घर जो किट में एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स और दूसरी दवाइयां पहुंचाई गई हैं, उसकी वजह से हर शरीर में इतनी कमजोरी खड़ी हो गई होगी कि जो बीमारियां शरीर की कमजोरी से जोर पकड़ती हैं, जैसे टीबी और टाइफाइड, ये बहुत प्रकोप मचाएंगी। और आप देखिए, अभी परसों आर्टिकल आ गया है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स ने हेल्थ सर्वे इंडिया को लेकर किया है कि पूरी दुनिया में जहां टीबी के केस कम हुए मास्क और अच्छे खाने की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से, वहां हमारे देश में पिछले एक साल में 19% टीबी के मरीज बढ़ गए हैं। ये बेहद चिंताजनक आंकड़ा है और ये बहुत ज्यादा सोचने का आंकड़ा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि घर घर में हर किसी को पेट दर्द हो रहा है, कभी उल्टी दस्त हो रहे हैं। ये कोविड एब्डोमेन है जो पनप रहे हैं, इसमें टाइफाइड भी इंक्रीज हो रहा है और लिवर को भी लेकर लोगों को संकट खड़े हो रहे हैं। तो हमें सोचना होगा कि हमने उपचार तो कुछ किया नहीं, लेकिन फार्माक्रॉन, जिसको मैं दवा माफिया, मेडिकल माफिया कहता हूँ, उस फार्माक्रॉन के चक्कर में, ये सारे प्रायोजित रिपोर्ट्स के चक्कर में और ये सारी कोविड आपातकाल फंड की लूट खसोट में, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बात करता हूं कि सारे नीति नियंता जिम्मेदार हैं, सारे डॉक्टर जिम्मेदार हैं, अस्पताल जिम्मेदार हैं, और इन्होंने मौत बांटी है, इन्होंने उपचार नहीं बांटा है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जरूर ये कहूंगा कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो इसलिए चिंताजनक है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है ये 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसका डेथ रेशो पिछले कोविड-19 की तुलना में ज्यादा है और इसमें सबसे बड़ी जो खबरें आ रही है वो चाइना को लेकर है। चाइना में 5 गुना मौतें बढ़ गई हैं और संक्रमण भी बढ़ गया। और सबसे खास बात यह कि भारत में अगर ये आता है तो जो हमारा नेचुरल एक आत्मविश्वास है, जो उससे लड़ने की ताकत होती है, इम्यून सिस्टम, वो स्ट्रांग तो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, जो लिविश लाइफ जीते हैं, जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो हमेशा एसी में रहते हैं, उन पर खतरे ज्यादा होंगे। ये एक चिंता की बात है। लेकिन इसमें मैं जो सवाल आपसे कर रहा था कि क्या अलग अलग कंपनियों के अगर हम टीके वो लगवाते हैं, वैक्सीन, तो वो फायदेमंद है कि नहीं? क्योंकि बीच में खबर आई थी कि इससे फायदा हो रहा है। राघवेंद्र जी, अभी तो यही नहीं पता कि इन्होंने बनाया कौन सा टीका है, किस चीज का टीका बनाया है, उसके तो भी आंकड़े आने बाकी हैं, उनके परिणाम के आंकड़े आने बाकी हैं। अभी तो इश्यू ये है कि हर उस व्यक्ति को जिसको कोविड हुआ, उसे कोविड के एंटीबॉडी टेस्ट करा के कोविड का टीका लेने का सोचना चाहिए। और चूंकि एक बहुत कॉमन सी 1 to 1 वाली बात है कि आपने जिस कंपनी का वैक्सीन लिया, आपको उसी कंपनी का इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दूसरे होते हैं, बहुत सारी और दूसरी केमिकल चीजें होती हैं। तो अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन से आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये आंकड़े तो अभी आना बाकी है। लेकिन मेरा साफ साफ मानना है कि आपको कोविड हुआ या आपने वैक्सीन लगवाया, आपको उसके बाद लगातार अपना 3-3 महीने में कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपके अंदर एंटीबॉडी अच्छे बने हुए हैं तो आपको कोई वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए। रमेश जी, अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है कोविड का, ये अब खतरनाक दौर में है। अलग बात है कि भारत में ये नहीं आएगा, उम्मीद करते हैं कि नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर ये भी महामारी की तरह दोबारा से देश को संकट में डालेगा। इसमें जरूरत, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कि वैक्सीन लगाई है और आप कम से कम अपना टेस्ट कराते रहिए 3 महीने 4 महीने के बाद कि आपको एंटीबॉडीज बॉडी में कितने हैं। लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं वो ये कि जर्मनी में एक दिन पहले इसका रिकॉर्ड टूट गया है, वहां बहुत ज्यादा केस आए। इंग्लैंड में पीक पर चल रहा है ये, साउथ कोरिया में ये बहुत ज्यादा है और चीन में तो तबाही अभी मचा ही रहा है। आपकी अंतिम टिप्पणी रमेश जी। राघवेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा, मुझे उम्मीद तो कम ही है कि भारत में इसका प्रकोप बढ़े,
लेकिन अगर ये जैसे अभी ओमिक्रॉन B1 आया था जी। तो उसका बहुत ज्यादा, हालांकि गांवों में सबको हो चुका है लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। और गांव के लोग, गांव को कह सकता हूं मैं कि गांव के लोग तो बेफिक्र है, वो तो जैसे वो सांड एक दूसरे सांड से लड़ने की तैयार रहता है ना, ऐसे गांव के लोग तो बिल्कुल इस वातावरण में तैयार है कि हमें कुछ नहीं होगा। और मुझे उम्मीद भी है कि गांव के लोगों ने जिस तरह 3 दौर ये कोरोना के झेले हैं, वैसे ही इस दौर को भी झेल लेंगे। सरकार थोड़े से जल्दी से एडवाइजरी जारी कर दे कि क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, तो गांव के लोगों ने तो इससे लड़ना बहुत अच्छे से सीख लिया है। चलिए, तो गांव के लोग तो तैयार हैं, लेकिन सरकार की एडवाइजरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अगर ये एंटर होता है भारत में तो मई के महीने में शायद हो सकती है, अप्रैल के लास्ट में, क्योंकि जून में इसके संक्रमण बढ़ने की संभावना है। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों को बता दें कि कोरोना गया नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए और उसके बाद अच्छा खाना खाएं, सलाद का इस्तेमाल करें और विटामिन डी मिले ऐसी चीज़ों को आप जरूर खाने में शामिल करें। तो कुल मिलाकर सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। आज की चर्चा का मकसद ये था कि आप आने वाले संकट को, आने वाले खतरों को देख लें, पहचान लें और सतर्क हो जाएं, क्योंकि सरकार सारे काम नहीं करेगी, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। ये जो वायरस वाया चीन है, इससे आप सतर्क रहें, बस इतना ही कहना है।